दोस्तों, एक महिला अपने बेटी को अपने घर में छोड़कर कुंभ स्नान करने जाती है और कुंभ में जाकर गंगा मैया से अपनी बेटी के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए आशीर्वाद मांगती है कि हे गंगा मैया, मेरे घर में सुख शांति रहे, मेरी बेटी की अच्छी से शादी ब्याह हो जाए तो मैं हर कुंभ में यहाँ पर गंगा स्नान के लिए आऊंगी। लेकिन उस महिला को ये नहीं पता, जिस बेटी के भरोसे वो अपने घर को छोड़ के आई थी, अपनी बूढ़ी अम्मा को छोड़ के आई थी, उस बेटी के साथ दो दुर्दांत लोग क्या कर रहे हैं। जब इस बात का उसे पता चलता है दोस्तों, उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। आज दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, एक कहानी बिहार के मुजफ्फरपुर की है। वहाँ एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में एक महिला थी, उसकी एक बेटी थी, इसका नाम था आरती, उम्र 20 बरस। उसी परिवार में एक बूढ़ी अम्मा भी रहा करती थी, यानी उस महिला की सास, आरती की दादी। उसके पति किसी एक्सीडेंट में उनका देहांत हो चुका था। वो महिला दूसरे घरों में काम धाम करके अपनी बेटी आरती और अपनी बूढ़ी सास का पेट पाला करती थी। वो महिला अपनी बेटी आरती की शादी बगल के ही गांव में एक राजू नामक लड़के से लगा रही थी। बातचीत चल ही रही थी। इसी क्रम में दोस्तों महाकुंभ 2025 आता है और महाकुंभ 2025 में ये भारत का ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई कस्बा नहीं होगा जहां से 200-100 लोग ना जाएं। उसके गांव से भी बहुत लोग झुंड के झुंड कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे। वो महिला के भी दिल में इच्छा होती कि मैं भी कुंभ स्नान करूं और वहां गंगा मैया से अपने घर की सलामती और अपनी बेटी की शादी ठीक ठाक से हो जाए, इसके लिए आशीर्वाद लेके आऊं। और दोस्तों गांव वाले के साथ वो महिला भी निकल जाती है कुंभ स्नान के लिए और अपनी बेटी को बोलती है कि बेटी, घर का ख्याल रखना, अब बूढ़ी दादी का ख्याल रखना, मैं कुछ ही दिनों में कुंभ स्नान करके आ जाऊंगी। बेटी आरती बोलती है कि माँ, तुम चली जाओगी, अगर कोई तरह का बात होगा तो मैं तुम्हें सूचित कैसे करूंगी, फोन तो तुम्हारे पास रहेगा, एक फोन हमें भी दिलवा दो। माँ से जिद करने लगती है। माँ उसे मोबाइल की शॉप में लेके जाती है और एक बटन वाला छोटा सा मोबाइल जो कि 1300 रुपये में आता है उसे खरीद देती है और एक सिम भी ले लेती है। अब उसका फोन चालू करवा के घर आती है और गांव वाले के साथ वो कुंभ स्नान चली जाती है, अपना घर, अपनी सास को, अपनी बेटी आरती के हवाले करके। माँ के कुंभ में जाते ही आरती अपने आप को स्वतंत्र फील करने लगती है। तुरंत ही जिसे उसकी शादी लग रही थी, जिसका नाम राजू था, बगल के ही गाँव का था, उसे फोन करती है, क्योंकि वो लड़का कभी कभी इस गांव में आता था तो इस परिवार में रुका करता था और सब लोग जानते थे कि आरती और राजू की शादी होने वाली है। इस वजह से लोग उसे रोका टोकी नहीं करते थे, टोका टोकी नहीं करते थे और आरती और राजू जब कभी मौका मिलता था अपने प्यार को थोड़ा आगे बढ़ा लिया करते थे। इसकी माँ, इसकी दादी सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद कर लेती थी, क्योंकि वो जानती थी कि शादी तो इससे ही होना है। आरती और राजू एक दूसरे से खुल चुके थे। आरती राजू को फोन करती है, बोलती आज तक तो तुम हमेशा दिन में आया करते थे, आज चोरी छुपे हमसे मिला करते थे, आज माँ गई है कुंभ स्नान करने के लिए, हमारे पास वक्त ही वक्त है, तुम आज रात को हमारे घर आ जाओ। ये सुनते ही राजू खुशी से उछल पड़ता है और तैयारी करने लगता है आने की। इधर आरती भी कम खुश नहीं थी। वो भी फटाफट शाम का खाना बनाती है और शाम होते ही अपनी दादी माँ को खाना खिलाती है और उसे उसके कमरे में पहुंचा देती है, क्योंकि दादी माँ को थोड़ा सुनाई भी कम देता था और दिखाई भी कम देता था, बहुत ही बुजुर्ग हो चुकी थी। उसके बाद फटाफट ड्रेसिंग टेबल पर बैठती है, आईने के सामने बैठती है, अपने आप को अच्छे से तैयार करती है, खूब सजती समझती है। कुछ ही घंटों के बाद राजू आता है और उसके साथ उसका एक दोस्त भी आया हुआ था, सुरेश। जैसे ही आरती देखती है दोनों को, पूछती राजू से, ये कौन है? राजू बोलते हैं मेरा दोस्त सुरेश है। आरती गर्म हो जाती है, बिगड़ जाती है। अब बोलती मैंने तुम्हें सिर्फ बुलाया था, मेरी शादी तुमसे होने वाली है, तुम अपने दोस्त को क्यों लेके आए? राजू बोलता कि ये मेरा जिगरी दोस्त है, जिगरी यार है, इसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। दोस्तों राजू जैसे ही बात कर रहा था, उसके मुंह से शराब की भपका आती है। आरती और भी चिढ़ जाती है। अब बोलती तुम शराब पिए हुए हो। राजू बोलता नहीं आरती, ये तो सुबह ही थोड़ा सा ले लिया था, दोस्त ने जिद किया था, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे शराब पीने की कोई लत नहीं है। लेकिन आरती नहीं मानती है, बोलती तुम दोनों यहाँ चले जाओ। राजू उसे समझाने की कोशिश करता है, बोलता आरती हमारी और तुम्हारी शादी होने वाली है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें क्या दिक्कत होगी? लेकिन आरती नहीं मानती है। आरती बोलती तुम दोनों अभी का अभी यहाँ से चले जाओ। अब राजू लाचार हो जाता है, वो अपने दोस्त को बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन उसका दोस्त सुरेश नहीं मानता है, बोलता मैंने इतना खर्च किया, तुम्हें दारू पिलाया, तुम्हारे साथ गाड़ी पे लेके आया, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो बाद सुरेश बोलता राजू को, तुम तो बड़ा डिंगे मारा करते थे, तुम तो कहा करते थे कि आरती मेरी हर बात मानती है, अभी क्या हो गया? राजू एक बार फिर से आरती को मनाने की कोशिश करने लगता है। अब बोलता है अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। दोस्तों इस पर आरती बोलती है तुम क्या मुझसे शादी नहीं करोगे? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम्हारे विचार इतने गंदे हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, आने दो माँ को, मैं सब बात बताऊंगी और तुम्हारे लिए भलाई इसी में है, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं आस पड़ोस के लोग को बुलाऊंगी। अब दोस्तों दोनों डर जाते हैं।
राजू बोलता है ठीक है आरती, मैं तो यहाँ चला जाऊंगा, लेकिन इतने ठंड में हम लोग आए हैं, थोड़ा एक कप चाय पिला दो। दोस्तों ना चाहते हुए भी आरती किचन में चली जाती है, चाय बनाने लगती है। और जैसे ही वो चाय बना के लाती है, उसका दोस्त सुरेश आरती का हाथ पकड़ लेता है, उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। आरती बोलती है कि मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं आस पड़ोस के लोगों को बुलाऊंगी, दादी को बुलाऊंगी। तब तक दोस्तों उसका होने वाला पति राजू उसका दोनों हाथ पकड़ लेता है और वहीं बगल में उसकी माँ की साड़ी पड़ी हुई थी, उससे दोनों हाथ दोनों पैर बांध लेता है, उसके मुंह में दुपट्टा डाल देता है। उसके बाद दोनों दोस्त मिलके उसके साथ मनमानी करते हैं और गलत काम को अंजाम देने लगते हैं। मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, आरती चीख भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी बेबस आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे। उसके बगल के ही कमरे में उसकी दादी माँ सोई हुई थी, लेकिन उस दादी माँ को थोड़ा भी एहसास नहीं हो रहा था कि मेरे से चंद कदमों की दूरी पर मेरी लाडली पोती के साथ क्या क्या हो रहा है। जब दोनों दरिंदे का उसे मन भर जाता है तो दोनों वहीं बैठकर ड्रिंक लाए हुए थे, ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करने के बाद फिर से दोनों उसके साथ एक बार मनमानी करने लगते हैं। दोस्तों ये घिनौना क्रम रात भर चलता है। जैसे ही सुबह होने लगती है, दोनों बोलते हैं कि चलो अब यहाँ से हम लोग भाग जाएं। भागने से पहले सुरेश बोलता है कि आरती को गला दबा के मार देते हैं, लेकिन राजू बोलता है नहीं, ये तो ऐसे ही बेहोश है और होश में आने के बाद इसे कुछ भी याद नहीं रहेगा, और ऐसे भी इसकी शादी मेरे से होने वाली है, ये लोक लाज की भय से किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। दोस्तों दोनों दोस्त खूब नशे में थे और दोनों में वाद विवाद डिस्कस चल रहा था। लास्ट में ये निर्णय होता है इसे जिंदा छोड़ दिया जाए और दोनों उसे जिंदा छोड़कर भाग जाते हैं। दोस्तों थोड़ी देर बाद आरती होश में आती है, अपनी हालत पर बेबसी भरा आंसू बहाती है और अपने हाथ पर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन टच से मस नहीं हो पा रही थी। वो असहाय अवस्था में ऐसे ही पड़ी रहती है। दोस्तों सुबह हो जाता है, उसकी दादी देखती है कि मेरी पोती अब तक आई नहीं, क्योंकि उस परिवार में लोग सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। तो दादी उठकर अपने कमरे से बाहर आती है अपनी बेटी को जगाने के लिए, अपनी पोती को जगाने के लिए। लेकिन जैसे ही उसे बंधा हुआ देखती है, उसकी हालत देखकर उसे समझते देर नहीं लगती है कि आरती के साथ क्या हुआ है। उसकी बूढ़ी दादी जितना जल्दी हो सके चलते हुए आती है, पूछती बेटी क्या हुआ तुम्हारे साथ। उसके मुंह से दुपट्टा निकालती है, उसका हाथ पैर खोलती है, उसे सहारा देकर पलंग पर बैठाती है, उसे एक गिलास पानी ला के देती है। आरती कुछ सामान्य होती है, फिर वो फूट फूट कर रोने लगती है और दादी को बताती है कि राजू आया था। राजू का नाम सुनते ही दादी बोलती है ठीक है, ये सब बात किसी को नहीं बताना, क्योंकि राजू से तुम्हारी शादी होने वाली है, वो तुम्हारा होने वाला पति है। चलो उसने ऐसा कर दिया, उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन आरती जब रोते रोते बताती है कि उसका एक दोस्त सुरेश भी आया था। दोस्तों दादी उसकी काफी आपे से बाहर हो जाती है और बोलती चलो अभी के अभी पुलिस स्टेशन। और तुरंत उसकी माँ को फोन लगाती है और सारा बात क्या बयान करती है। उसकी माँ जैसे ही ये बात सुनती है दोस्तों बिल्कुल वहां घबरा जाती है, क्योंकि गंगा के तट पर गंगा मैया से अपनी बेटी की सलामती के लिए दुआ मांग रही थी, अपनी बेटी की शादी के लिए आशीर्वाद दे रही थी और ये मन्नत मांग रही थी गंगा मैया मेरे घर में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो मैं हर कुंभ में तुम्हारे स्नान के लिए आऊंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ किस्मत कुछ और ही मंजूर था। अब उसकी माँ जल्दी जल्दी जो पहला ट्रेन मिलता है पकड़कर फटाफट बिहार आती है मुजफ्फरपुर। तब तक उसकी दादी बिटिया को लेकर थाने में जा चुकी थी और कंप्लेन दर्ज करा चुकी थी। अब इधर दोस्तों दोनों सुरेश और राजू रात भर ड्रिंक किए हुए थे, नशे में थे, थके हुए थे, घर आकर घोड़े बेचकर सो जाते हैं, क्योंकि वो बेखबर थे कि होश में आने के बाद आरती किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। लेकिन पुलिस सुबह सुबह ही आ जाती है और दोनों को घर से ही उठाकर ले जाती है। जब थाने में खूब मरम्मत की जाती है, खूब पिटाई की जाती है, तो राजू और सुरेश अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं। राजू एक चाल चलने की कोशिश करता है और दरोगा साहब को बोलता है साहब ये हमारी होने वाली पत्नी है, मैं अभी भी इसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों ये बात सुनकर दरोगा साहब आरती से पूछते हैं। आरती दोस्तों राजू के मुंह पे थूक देती है और गुस्से में बोलती है कि मैं मर जाऊंगी, कुमारे रह लूंगी, लेकिन इस कमीने शादी नहीं करूंगी। दोस्तों ये सुनते ही दरोगा साहब राजू को और सुरेश को दोबारा से फिर कूटते हैं। तब तक दोस्तों उसकी माँ भी आ जाती है। माँ अपनी बेटी का हालत देखकर फूट फूट करने लगती है, उस घड़ी को कोसने लगती है कि मैंने क्यों भरोसा किया आरती के ऊपर, और आरती भी अपने उस घड़ी को कोस रही थी कि मैंने क्यों भरोसा किया राजू के ऊपर। दोस्तों समाज में ऐसी बात क्या हो जाया करती है, कभी भी अपने घर में जवान बेटी, जवान बहन, जवान बहू को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। इस समाज में सब लोग सब तरह के हैं दोस्तों एक कहानी सुनाने का मकसद मुझे किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी का नाम बताने का मकसद नहीं था, क्योंकि मैंने नाम तो पहले ही चेंज कर दिया है। एक कहानी सुनाने का मकसद दोस्तों ये था कि लोगों को जागरूक करना। इस समाज में ऐसा भी होता है, ये नरपिचास अभी भी समाज में भरे हुए हैं, ये राक्षस कहीं भी मिल जाते हैं। दोस्तों क्या कहेंगे आप इस कहानी पर, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों वक्त आ गया है उन प्यारे प्यारे दोस्तों को नाम बताने का जो हमें प्यार से कमेंट करते हैं। दोस्तों आप भी कमेंट कीजिए, कहां से कर रहे भी लिखिए, हम भी आपका नाम बताएंगे। दोस्तों पहला कमेंट है मनोज कुमार दास का।
मनोज कुमार दास जी लिखते हैं बहुत सुंदर स्टोरी। तो मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा कमेंट है जयंत गुप्ता का, ये लिखते हैं नाइस स्टोरी सर, जय हिंद। जयंत भाई आपको भी जय हिंद। तीसरा कमेंट है दोस्तों दारा सिंह का, ये लिखते हैं सर आपकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। दारा भाई हमारी कहानी सुनते रहिए, हमें कमेंट करते रहिए, जय हिंद। चौथा कमेंट है महेंद्र शर्मा का, ये लिखते हैं अगर पुलिस वाले चाहे तो समाज में क्राइम हो ही नहीं सकता। तो महेंद्र जी आपका धन्यवाद। और पांचवा कमेंट है राकेश बरार का, जो हिमाचल प्रदेश से लिखते हैं सर बहुत स्टोरी अच्छी है। राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।